ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से राहुल ने कैसे पीएम मोदी को टारगेट किया, हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी का चुनावी साल में आज छठा बिहार दौरा है। राहुल गांधी के इस दौरे का एम फैक्टर क्या है, जिसके केंद्र में विधानसभा चुनाव है, आज हम डिकोड करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों पर एक बयान दिया है। अब इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बयान में कम कपड़े वाली लड़कियों से कैलाश विजयवर्गीय का मतलब क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और आज 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट ट्रेन टू कश्मीर। तो आइए भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे की करेंगे। वैसे तो आज ज्यादातर न्यूज चैनलों पर आज पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की कवरेज आप देख रहे होंगे। पीएम मोदी ने भारत की शान चिनाब आर्च ब्रिज की सौगात देश को दी है। जम्मू श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। लेकिन इस खबर के बीच चुनावी साल में राहुल गांधी के बिहार दौरे से भी बड़ी सियासी खबर निकलकर देश के सामने आई है। यही वजह है कि अपनी कवर स्टोरी में हम राहुल गांधी के बिहार दौरे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनावी साल के 6वें महीने में आज छठी बार बिहार का दौरा किया। ये दौरा इस मायने में भी खास है क्योंकि जाति जनगणना को लेकर सूत्रों से एक संभावित तारीख सामने आ चुकी है और बिहार में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने भी दौरे पर इसका जिक्र किया है। बिहार दौरे पर राहुल गांधी ने सबसे पहले गयाजी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की। ये मुलाकात यूं ही नहीं है, बल्कि इस मुलाकात के पीछे भी राहुल गांधी की विशेष चुनावी रणनीति है। इसके बाद उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में ताल ठोकी। नीतीश के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद की। दिलचस्प तो यह है कि आज नीतीश कुमार दिल्ली में थे और राहुल गांधी उनके गृह जिले नालंदा की धरती पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने दौरे पर सिर्फ अपने सियासी विरोधी नीतीश कुमार और एनडीए को ही मैसेज नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने महागठबंधन की अपनी सहयोगी पार्टी आरजेडी को भी सियासी संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस आरजेडी के साथ सीटों की सौदेबाजी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी का दौरा उनकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस बिहार में नीतीश का साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिला समेत महादलित और पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के मद्देनजर पूरी ताकत झोंक रखी है। वो प्रदेश में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद सुस्त पड़ी पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। खत्म करने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ बिहार की यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे के पीछे कांग्रेस की एक खास चुनावी रणनीति है। कांग्रेस भले ही महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन राहुल गांधी की कोशिश कांग्रेस को जमीन पर अपने बूते मजबूत करने की है। अपने इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी एक साथ कई वर्गों को साथ जोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें महिला, युवा, महादलित और पिछड़ा वर्ग उनके एजेंडे में टॉप पर है। इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में संगठन के दलित नेतृत्व के साथ कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। पहले राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश राम को कमान सौंपी गई। यही नहीं, इससे पहले 5वीं बार बिहार गए राहुल गांधी ने परमिशन नहीं मिलने के बावजूद दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में दलित छात्रों के साथ संवाद किया। पटना पहुंचकर फुले फिल्म देखी। शुक्रवार को राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए भी दलित और आदिवासियों का जिक्र किया। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया।
बिहार, तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना, यहां से बिहार से सोच गई थी 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। नालंदा से लेकर गयाजी तक राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर एक खास वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि वो लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय वाले दाव में टॉप पर महिलाएं हैं, जिन्हें नीतीश का सबसे मजबूत साइलेंट वोटर माना जाता है, जो जाति धर्म के फैक्टर से अलग जाकर वोट करते हैं। हर बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को महिलाओं का अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, क्योंकि इस वर्ग के वोट बैंक में जबरदस्त उछाल आया है। 2010 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। दोनों के बीच का अंतर करीब 3% रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा 7% रहा। इसके साथ ही 2020 में विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने वोटिंग के मोर्चे पर पुरुषों से बाजी मार ली। यानी जाति धर्म की राजनीति के बीच महिलाओं के तौर पर एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, जिसे हर दल अपने साथ जोड़ना चाहता है। राहुल गांधी का महिला संवाद कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा है। आधी आबादी, हर महिला मांगे, हर सत्ता में। महिलाएं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के तौर पर जानी जाती हैं, ऐसे में बिहार में महिलाओं का वोटिंग पैटर्न देखना भी जरूरी है। बिहार में करीब 48% महिला वोटर हैं। सीएसडीएस के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को महिलाओं का 38% वोट मिला, जबकि महागठबंधन के खाते में 37% वोट गया। इसमें उच्च जातियों से आने वाली 59% महिलाओं के वोट एनडीए को मिले, जबकि महागठबंधन के खाते में 12% वोट गए। यादव जाति की 5% महिलाओं ने एनडीए को वोट किया, जबकि इस वर्ग की 82% महिलाओं का वोट महागठबंधन के पाले में गया। जबकि ओबीसी की दूसरी जातियों से आने वाली 63% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। 18% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट डाला। बिहार में दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है। 2020 में दलित महिलाओं का 33% वोट एनडीए को मिला, जबकि महागठबंधन के खाते में 24% वोट क्रेडिट हुआ। मुस्लिम समाज की 6% महिलाओं ने भी एनडीए को वोट किया, जबकि मुस्लिम महिलाओं का 74% वोट महागठबंधन के खाते में गया। यानी महिला वोटर किसी भी पार्टी को निराश नहीं कर रही। यही वजह है कि उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए सारी पार्टियां पुरजोर तरीके से जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में राहुल गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात के साथ की थी। दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात कर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के महादलित वाले वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। वैसे तो एनडीए के अंदर मांझी वोट की दावेदारी जीतन राम मांझी करते हैं, लेकिन मांझी जिस महादलित वर्ग में आते हैं उसे नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार ने ही करीब 20 अनुसूचित जातियों को मिलाकर महादलित वर्ग का दर्जा दिया था। हालांकि पासवान और दुसाध जातियों को इस वर्ग में शामिल नहीं किया गया था। महादलित वर्ग में शामिल 20 जातियों के वोटिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के विधानसभा चुनाव में इन जातियों का करीब 30% वोट एनडीए को मिला, जबकि 24% वोट महागठबंधन के खाते में गया। यानी कांग्रेस और आरजेडी दोनों को इस वर्ग में संभावनाएं नजर आ रही हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी इस वर्ग पर फोकस बढ़ा रहे हैं। उधर राहुल गांधी के दौरे से बिहार के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी के बिहार को क्राइम कैपिटल बताने वाले बयान ने जेडीयू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। इस पर दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जी हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में
और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए। ये नालायक जो हैं कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ, ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ गलबहियां करके ये नौटंकीबाज लोग हैं। इनके इस कारनामा को बिहार की जनता जानती है। बिहार में लालू जी का राज था, जंगल राज था। उस समय उनको बिहार में क्राइम नहीं दिख रहा था। महागठबंधन की सरकार है, उस समय क्राइम उनको नहीं दिख रहा था। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, और इस धरती पर आकर के इस तरह का बयान देना। राहुल गांधी जी को हिसाब देना चाहिए। आजादी के बाद लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और आज भी यदि लोग गरीब हैं, ये सारा पाप राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों का। तो एक तरफ राहुल गांधी की नजर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी सहयोगी आरजेडी को भी लगातार दौरे कर संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे राहुल गांधी की कौन सी चुनावी रणनीति है, अब आपको वो समझाते हैं। कांग्रेस बिहार में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। राहुल गांधी लगातार दौरे कर संगठन और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ ज्यादा सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। इसके जरिए आरजेडी पर ज्यादा सीटें देने का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि आरजेडी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बता रही है, लेकिन कांग्रेस अभी ये मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जानते हैं कि बिहार चुनाव का संदेश उनकी पार्टी के लिए काफी मायने रखता है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में हार के बाद वो विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों के भी निशाने पर हैं। अगर बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है तो इसका मैसेज बाकी राज्यों में भी जाएगा। जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में जुटी है। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को भी नए मिशन पर जुटने के लिए तैयार कर रहे हैं। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद भी हो गया था। तो आइए बढ़ते आगे, हमारी अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां ऐसा लग रहा है जैसे नेताओं मंत्रियों की जुबान का ब्रेक फेल हो गया है। विजय शाह के बाद अब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं पर दिया बयान ट्रेंड हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के बारे में बात की, उनके कपड़ों पर बात की। लड़कियों या महिलाओं के कपड़ों को लेकर उन्होंने जो कहा, उस पर मध्य प्रदेश की सियासत पे उबाल आ गया। सबसे पहले आपको कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान सुनवाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है, तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ, मैं मना कर देता हूँ। हमने आपको कैलाश विजयवर्गीय का 53 सेकंड का बयान सुनाया, जिस पर घमासान छिड़ा है। ये बयान सुनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेता अक्सर कहते हैं कि बयान को काट छाट कर पेश किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान में कई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे लड़कियां, कम कपड़े, सुंदर, विदेश में कम कपड़े, अच्छे कपड़े, श्रृंगार और गहने, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए,
अच्छे कपड़े पहनकर आना, महिलाएं देवी का स्वरूप। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी थी कि जो भी बोले सोच समझकर बोले। अब विपक्ष भी कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को हथियार बनाकर बीजेपी पर जुबानी बमबारी कर रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये महिलाओं के पहनावे पर बीजेपी नेता की अनुचित टिप्पणी नहीं है? लड़कियां क्या पहनेंगी क्या नहीं, क्या ये देश के नेता तय करेंगे? विपक्ष कह रहा है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क क्यों है? कम कपड़े वाली लड़की की बात कहकर बीजेपी नेता कहना क्या चाहते हैं? सवाल यह भी है कि लड़कियों के कपड़े छोटे हैं या नेताजी की सोच छोटी है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर अब मध्य प्रदेश में सियासी उबाल है। मेरा सवाल है कि बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? आखिर ये सोच कैसी है? एक जनप्रतिनिधि आईना होता है शहर का, देश का, प्रदेश का। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम क्या जवाब दें? ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जिससे विवाद पैदा हुआ, खासकर महिलाओं को लेकर। ये मिसोजिनिस्टिक कॉन्सेप्ट कहीं से भी ठीक नहीं है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शब्दावली तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यही रहती है, इनके दिमाग में ही ये बातें रहती हैं कि कैसे महिलाओं को नीचा दिखाना है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हम महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, उनको शक्ति दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के तमाम बहुत सारे नेता हमेशा महिलाओं के कपड़े पर, महिलाओं के बातचीत पर, रहन सहन पर, हर चीज़ पर उनको कहीं ना कहीं आपत्ति होती है। हमारे देश में एक ट्रेंड सा चल रहा है, पहले कोई विवादित बयान दो, फिर कुछ गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करो। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन खुद को घिरता देख दो तरह की ही बातें अक्सर कही जाती हैं। विवादित बयान देने के बाद या तो नेता कहते हैं कि मेरे बयान को गलत समझा गया, मैंने ऐसा कहा नहीं था। अगर नेताओं के बयान के बाद कोई बड़ा विवाद उस मसले पर खड़ा हो जाए तो नेता माफी मांगकर पल्ला झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि मैं तो बेटियों का सम्मान करता हूं, जैसा कि मध्य प्रदेश के बेशर्म मंत्री विजय शाह बार बार माफी मांगकर कर भी रहे हैं। एक बार सोचकर देखिए, क्या किसी को कपड़ों के आधार पर आंका जा सकता है? क्या कपड़ों के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत? आज हमने इस पर देश की बेटियों से ही बात की, उनकी क्या राय है सुनिए। ऐसे लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर ये पब्लिक प्लेस पर जहां मिले इनका अच्छे से स्वागत किया जाना चाहिए, और वो स्वागत आप समझ रही हैं, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करी कि वो स्वागत कैसे होगा। इंडिया में पेट्रियार्की, पितृसत्ता बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड है, ये बहुत रूटेड है। और आई थिंक कि इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी सिलेक्ट एजुकेटेड मिनिस्टर्स, क्योंकि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही ऐसे गंवार होंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है फॉर द रेस्ट ऑफ द पब्लिक। लड़कियों को कपड़ों के साथ जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कौन क्या पहनेगा। और वैसे कपड़ों में कोई है नहीं कि ये बंदा ये पहनेगा, ये बंदा ये पहनेगा, वो तो मर्जी होती है लड़कियों की, तो इसमें तो कमेंट करना तो गलत है। नेताओं का काम है कुछ ना कुछ बोलना, उनके ओपिनियन उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किसी हद तक करता है मैटर, बट देन एंड ऑफ द डे इट शुड बी द पीपल हु आर वोटिंग फॉर देम। हम लोग ही वोट करते हैं उनको, और हमें सोच समझ के वोट करना चाहिए हर बार। तो इससे पहले भी पॉलिटिकल लीडर्स ने महिलाओं को लेकर इस तरह की बातें कही हैं। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने कभी महिलाओं के वजन को लेकर विवादित टिप्पणी की है, तो कभी महिलाओं के पहनावे, उनके रंग और बर्ताव को लेकर महिलाओं पर अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणियां की हैं। एक पहलू ये भी है कि हमारे देश के नेताओं की नज़र महिलाओं के वोट पर भी रहती है और महिलाओं के कपड़ों, रंग, बर्ताव पर भी। तभी तो पुरुष नेता महिला नेताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। लालू यादव ने कहा था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी बना देंगे। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने चाइना एनसी के लिए कहा था कि यहां आयातित माल नहीं चलता, यहां तो असली माल ही चलता है। बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी ने कहा था कि कालका जी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहा था, मीनाक्षी 100 टन माल है। ये तो मैंने सिर्फ कुछ नेताओं के बयान आपके सामने रखे हैं। महिलाओं को लेकर विवादित बयान की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो उन्हें सुर्खियां मिलती हैं और उस पर बहस होती है, चर्चा होने लगती है।
इसलिए उन्हें लगता है कि नेगेटिव भी अगर चर्चा हो रही है तो हो तो रही है, वो चर्चा में है, तो इसलिए उनका मन बढ़ जाता है। वास्तव में ये बहुत चिंता की बात है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वक्तव्य को सिर्फ चर्चाओं तक न रखा जाए, बल्कि ऐसा वक्तव्य देने वालों को कुछ इस तरह से दंडित किया जाए ताकि वो भविष्य में इस तरह की बातें न करें। कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। जून अब ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हिंदुस्तान के ऐतिहासिक लम्हे के तौर पर दर्ज वो गवाही है जब पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। कुछ साल पहले तक तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि कश्मीर घाटी तक आम हिंदुस्तानी ट्रेन से पहुंच सकेंगे, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हकीकत बनकर आंखों के सामने मौजूद है। विज्ञान का ऐसा नायाब नमूना जिसे देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। और ये सिर्फ चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे 8 रेल ब्रिज की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की एक ऐसी उपलब्धि है जिसने बता दिया है कि अगर इरादे फौलादी हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाने की ताकत रखता है हिंदुस्तान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ट्रेन टू कश्मीर की वो कहानी जो शुरू तो कई दशक पहले हुई थी, लेकिन अंजाम तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। आज हम दिखाएंगे कि कैसे चुनौतियों के पहाड़ को काटकर कश्मीर घाटी को पूरे देश के साथ जोड़ा गया है और कैसे दुश्मन मुल्क को चिनाब ब्रिज की ऊंचाई देखकर पसीना आ रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर टूटकर गिरती ये चट्टानें अब कश्मीर घाटी तक पहुंचने का रास्ता नहीं रोक पाएंगी। सड़क पर कई किलोमीटर तक लगने वाला ऐसा जाम अब एक आम हिंदुस्तानी के श्रीनगर तक पहुंचने की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पाएगा। रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। अब चाहे बादल ही क्यों न फट जाए, हिंदुस्तान के कदमों को कश्मीर घाटी तक पहुंचने से रोका नहीं जा सकेगा। अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। ये जम्मू कश्मीर के सर पर सजा वो ताज है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जम्मू कश्मीर के
नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। देश के इतिहास को अपने आंचल में समेटने वाली चिनाब नदी के सीने पर खड़ा वो पुल, जो न सिर्फ तकनीक का अद्भुत कमाल है, बल्कि भारत के फौलादी इरादों की जीती जागती मिसाल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चिनाब नदी पर बना ये पुल देश के मस्तक को पूरी दुनिया में ऊंचा क्यों कर रहा है। ये वो पुल है जैसा देश में पहले कभी नहीं बना था। ये वो पुल है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना है। ये वो पुल है जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली के 5 कुतुब मीनार मिलकर भी चिनाब ब्रिज के सामने बौने साबित होते हैं। और इसीलिए तो जब देश को कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने की सौगात देने की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराकर इस लम्हे का स्वागत किया। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर की जमीन पर मौजूद थे, जहां उन्होंने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करने के साथ कटरा से कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू कटरा से श्रीनगर को रवाना होने वाली वंदे भारत ट्रेन में मौजूद थे। चलिए हमारे साथ सफर पर कि किस तरह से ये ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक का सफर तय करेगी। हम इस समय वंदे भारत ट्रेन में हैं। ट्रेन यहां से रवाना हुई है। स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हाथ हिला के सबका अभिवादन कर रहा है। तरफ देखिए क्या नजारे हैं और अपने आप में आप देखिए कि किस तरह पहाड़ों चीरती हुई ये ट्रेन जो है वो जा रही है अपने गंतव्य की तरफ। 85 की स्पीड पर चल रही वंदे भारत सबसे ऊंचे आर्च रेलवे ब्रिज पर है और आप देखिए किस तरह से पानी से भरी हुई चिनाब है और यह वही चिनाब पुल है जो इंजीनियरिंग मार्वल है। अंजी नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना ये पुल रियासी जिले के कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। रियासी स्टेशन बने ऊपर पहाड़ा। रियासी स्टेशन बने ऊपर पहाड़ा। आओ सारे चलो चलिए दिखने सुंदर नजारा। चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी 7 किलोमीटर है। ये पुल 77 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। अंजी ब्रिज की लंबाई 725.5 मीटर है और इसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा केबल तारों पर टिका हुआ है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी
भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के मौसम में पूरे देश से कट जाता था। नेशनल हाईवे 44 पर पहाड़ टूटकर गिरे तो समझिए घाटी जाने का रास्ता बंद हो जाता था, और अगर रास्ता खुला भी हो तो सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर पहुंचने में 8 से 10 घंटे तक का वक्त लग जाता था। कई बार तो लंबे जाम का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। ट्रेन के जरिए जम्मू से श्रीनगर तक का सफर महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान को इतनी बड़ी सौगात मिलने में दशकों क्यों लग गए। 1999 जब भारत पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध छिड़ा हुआ था, ये वो वक्त था जब दुश्मन बेहद ऊंचाई पर मौजूद था और नियंत्रण रेखा के पास बेहद मुश्किल हिस्से और ऊंचाई वाले इलाके में सैन्य साजो सामान और फोर्स भेजने में चुनौती पेश आ रही थी। ये वो वक्त था जब कश्मीर को बाकी देश से जोड़ने वाले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई, और फिर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया, और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा। अब पहले हम सपने में सोचते थे कि हाँ यार कितना मतलब कैसा, और अब हम आसानी से जाकर हम उसको वहाँ पे देख भी सकते हैं कि हाँ। बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो डर लगता था। अब ऐसा नहीं है, आसानी से ट्रेन से निकल जाएंगे। कई बार बर्फ़ की वजह से रोड भी बंद हो जाती थी, तो एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी और इससे हमारी रीजन का, यूटी का जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, या यूं कहें कि पहाड़ के सीने को चीरकर कश्मीर तक ट्रेन चलाने का रास्ता बनाना था। आजादी के बाद 1952 में पहली बार कश्मीर तक रेल पहुंचाने का काम शुरू हुआ था, और इसके लिए एक छोटी सी कोशिश की गई थी। पंजाब के जालंधर तक ट्रेन जाती थी। जालंधर के आगे मुकरिया से पठानकोट के बीच पटरी थी, लेकिन मुकरिया और जालंधर के बीच रेलवे लाइन नहीं थी। 7 अप्रैल 1952 को जालंधर से पठानकोट तक ट्रेन चलना शुरू हुई, लेकिन अब भी कश्मीर 227 किलोमीटर दूर था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा था कि घाटी तक रेल नेटवर्क को बढ़ाना बेहद जरूरी है, और फिर कठुआ से जम्मू तक 76 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई। ये प्रोजेक्ट इतना अहम था कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त भी इसका काम नहीं रुका था। 2 दिसंबर 1972 को दिल्ली से जम्मू तक एक यात्री ट्रेन चलाई गई थी। आज की तारीख में उसे झेलम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब भी कश्मीर तक पहुंचना बाकी था, और कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने में जून 2025 तक का इंतजार करना पड़ा। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। आज़ादी के बाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के तौर पर जो है वो इस रेलवे ब्रिज को जो है वो देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो नहीं थी, और इस रेलवे ब्रिज और इस कनेक्टिविटी के बाद जो इलाके के
जो लोकल लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उन्हें अपना जो उनकी एग्रीकल्चर जो उनका प्रोड्यूस होता है, जो कि चाहे उसमें सेब की बात कर लें या किसी और फल की बात कर लें, जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है, वो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसको देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाने में। लेकिन जब ये रेल सेवा शुरू हो जाएगी और कश्मीर जो है वो देश के बाकी हिस्सों से रेल के ज़रिए जुड़ जाएगा, तो फिर ऐसे किसानों को जो है वो भी कई फ़ायदे जो हैं वो होंगे अपनी उपज जो है वो देश के बाकी हिस्सों में पहुँचाने के लिए। लेकिन इतना वक्त लगा क्यों, वो भी जान लीजिए। दरअसल जिस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, साल 2006 तक वहां पहुंचने का भी कोई रास्ता तक नहीं था। बस स्टैंड नहीं था, ऑटो नहीं चलते थे, यहां तक कि घोड़े खच्चर भी नहीं। तो सबसे पहले पुल बनाने वाली जगह तक आने के लिए दोनों तरफ सड़क का जाल बिछाया गया और फिर 2008 में पुल के निर्माण का ठेका दिया गया। कटरा से कश्मीर तक जाने वाली इस ट्रेन का रास्ता पीर पंजाल की चोटियों से होकर गुजरता है। इन पहाड़ों के बीच ट्रेन को गुजारने के लिए कुल 36 सुरंग बनाई गई हैं। सुरंग बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कमजोर चट्टान और पानी के रिसाव के बीच भूस्खलन का भी खतरा होता है। कई बार पानी का रिसाव इतना भयानक था कि एक सेकंड में 2000 लीटर तक पानी बहने लगता था। 3200 लोगों की टीम ने दिन रात एक करके काम किया, तब जाकर 2022 तक पुल का काम पूरा हुआ और उसके बाद अगले 2 साल में डेक बनाने और उस पर रेल पटरी बिछाने का काम हुआ। लेकिन कश्मीर तक ट्रेन को ले जाने वाले ये ब्रिज तैयार हुए तो ऐसे लोहा लाट तैयार हुए हैं कि भूकंप आए या फिर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तूफानी हवाएं चले, इस पुल का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। अब अपनी स्क्रीन पर मौजूद इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि घाटी तक ट्रेन पहुंचने का देश की सेना के लिए क्या मायने हैं। पहले देश के आखिरी छोर तक जाने के लिए सैन्य साजो सामान को सड़क के रास्ते इस तरह से ले जाया जाता था, लेकिन दूसरी तस्वीर बता रही है कि कैसे कुछ घंटों के भीतर घाटी के आखिरी छोर तक सेना के टैंक से लेकर बड़े बड़े हथियार ट्रेन के जरिए पहुंच जाएंगे। 7 जून यानी शनिवार से आम लोगों के लिए ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास है। चेयर कार का किराया 715 रुपए है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। कटरा से सुबह 8:10 पर चलने वाली ट्रेन 11:10 पर श्रीनगर पहुंच जाएगी। कटरा से श्रीनगर के लिए मंगलवार को ट्रेन नहीं चलेगी। इस पे कोई शक नहीं है कि आज देश को जो हासिल हुआ उसे देखकर एक सुखद एहसास होता है और पूरे भारत को उन जांबाज इंजीनियर्स और मजदूरों का आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया। तो मुझे भारत की बात में अब दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से होगी फिर मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।